Hi, Assalamu alaikum. Welcome to my class. I hope that you all are doing well. Today our topic is High Court, structure of the High Court and functions of the High Court. Let's see. When High Court originated in India. Actually, High Court originated in India. The institution of High Court originated in India in 1862, and in 1862 High Courts were established at Calcutta, Bombay and Madras. That means in 1862 the institution of High Court originated in India, and in 1866 one more High Court was established at Allahabad. After India got independence in 1947, and when Constitution was enforced in 1950, between the period, that means between this period 1866 up to 1950, almost at every British province came to have its own High Court. And in 1950, when Constitution was enforced, the provincial high courts became the high courts of the corresponding states. The provincial high courts became the high courts of corresponding states. जिस province में ब्रिटिश province में high court था, वो उस state का high court बन गया. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट प्रोवाइड किया है. लेकिन क्या हुआ? In 1956, 7th Constitutional Amendment was done to our Constitution. और इस amendment से क्या किया गया? क्या प्रोवाइड किया गया? Common High Court for two or more states, or for 2 or more states and UTs. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया था? इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा. लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चेंजेस की? इसने क्या प्रोवाइड किया? इसने कहा कि एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकता है. हम एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं दो या दो के अलावा स्टेट्स के लिए, या दो के अलावा स्टेट्स एंड यूटीज के लिए. और टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है हाई कोर्ट के लिए? जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन लास्ट टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है दैट इज एंटायर इंडिया. जो पॉलिटिकल और हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, विद इन दोज बाउंड्रीज, जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, विद इन दोज बाउंड्रीज अगर हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की क्या है? टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन. हाई कोर्ट की टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है? द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट is co-terminus with the territory of the state. जिस स्टेट का हाई कोर्ट है, उस स्टेट की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, उस स्टेट की जो टेरिटरी है, वही बाउंड्री किसकी होगी? वही टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन किसकी होगी? उस हाई कोर्ट की. अगर वो कॉमन हाई कोर्ट है दो स्टेट्स के लिए, ओबियसली दोनों स्टेट्स की बाउंड्री जो मिला के होगी, दैट मीन्स दोनों स्टेट्स की जो टेरिटरी है वो इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगी. अगर यूटीज भी साथ में है तो वो स्टेट्स और यूटीज मिला के उस हाई कोर्ट की क्या बन जाती है? टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन. और प्रेजेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स. इनमें से 22 हाई कोर्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं, और खाली 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं. एंड इट इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 6th of our Constitution from Article 214 to 231. पार्ट 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में इसको डिस्कस किया गया है. एंड फ्रॉम आर्टिकल 214 to 231. इन आर्टिकल्स में आपको द फिनोमेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, ओथ एट्सेट्रा, इन्हीं आर्टिकल्स में आपको मिलेगा. एक कंपोजिशन क्या होती है हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट किस चीज़ का बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस. एक हाई कोर्ट में क्या होते हैं? एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं. अपॉइंटमेंट, इनको अपॉइंट कौन कर लेता है? अपॉइंट इनको ओबियसली प्रेसिडेंट कर लेता है. यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर लेता है. फॉर एग्जांपल सी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अगर एक हाई कोर्ट के लिए, अगर एक हाई कोर्ट खाली एक स्टेट के लिए है, तो इन पर्सनालिटीज को क्या करना है, कंसल्ट करना होगा। और कंसल्ट कौन कर लेगा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना है और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट को क्या करना है, कंसल्ट करना है। अगर ये हाई कोर्ट कॉमन है, सपोज कीजिए 2 स्टेट्स के लिए, तब इसको क्या करना है, दोनों स्टेट्स के गवर्नर्स को क्या करना है, कंसल्ट करना है। सीजीआई तो करना ही होगा, उसके बाद दोनों गवर्नर्स को, अगर 3 स्टेट्स के लिए है तो 3 स्टेट्स के जो गवर्नर होंगे उन सब गवर्नर्स को क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। दिस इज इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, अगर उसकी अपॉइंटमेंट होगी। अगर जो रेस्ट जजेस है, अगर उनको अपॉइंट करना होगा, जो रेस्ट जजेस है, अदर जजेस है, उस टाइम वो भी प्रेसिडेंट ही कर लेगा, लेकिन उस टाइम इसको किसको कंसल्ट करना है, सीजीआई तो करना ही है, सीजीआई को करना ही है, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। और उस चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना होगा, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना होगा, प्लस गवर्नर को भी करना होगा, उस स्टेट के गवर्नर को भी करना होगा। अगर ये कॉमन हाई कोर्ट है तो उन सब स्टेट्स के गवर्नर्स को क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बोला था कि तो कोलिजियम सिस्टम शुड कंसिस्ट ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पे जो कोलिजियम सिस्टम रहेगा किसको, सीजीआई के लिए, क्योंकि कंसल्टेशन प्रोसेस, यू नो दैट सोल ओपिनियन ऑफ द सीजीआई कैन नॉट बी द कंसल्टेशन प्रोसेस, कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। लेकिन बट इन दिस केस, इस केस में जो सीजीआई होगा उसको खाली 2 ही सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट करने होंगे, 4 नहीं। 4 किस में करने होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना होगा। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जुडिशियल ऑफिस फॉर 5 years। कोई भी पर्सन जिसको जज बनना होगा, किसका, हाई कोर्ट का जज, अगर उसको अपॉइंट करना होगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक तो या तो उसने किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया होगा, अगर उसने किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया होगा, कितने टाइम के लिए, फॉर 5 years। कहाँ पर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जरूरी नहीं है कि उसी स्टेट में, जिस स्टेट में उसको जज बनाना होगा, नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही मस्ट हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस फॉर 5 years। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए फिर, he must be an advocate of high court or high courts for 10 years in succession। वो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, या तो होना चाहिए, या अगर उसने पहले ही हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा होगा, लेकिन कितने टाइम के लिए उसको हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना होगा, 10 साल के लिए, या एक ही हाई कोर्ट में या बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, बट फॉर इन सक्सेशन फॉर 10 years। कंटिन्यूस इसको लगातार 10 साल के लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में एडवोकेट रहना है। तो यहाँ पर वैसी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में देखी, जैसे कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही 2 ऑप्शन, यही 2 क्वालिफिकेशंस अगर उसके पास है तो ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओथ, जब इसको अपॉइंट किया गया तो ओथ कौन कंडक्ट कर लेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर नहीं कर लेगा, बल्कि कौन कर लेगा, गवर्नर कर लेगा। कौन कर लेगा, गवर्नर कर लेगा, या कोई भी पर्सन, या वो पर्सन जिसको गवर्नर अथॉराइज करेगा इस चीज़ के लिए, या जिसको गवर्नर अपॉइंट कर लेगा किस चीज़ के लिए, ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, दे आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और प्रेजेंट में उनकी सैलरी क्या है, जो चीफ जस्टिस होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसकी प्रेजेंट सैलरी क्या है, 2.50 lakhs। और जो बाकी अदर जजेस हैं उनकी सैलरी क्या है, 2.25 lakhs। और इस सैलरी को कब फिक्स किया गया था, इन 2018, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को फिक्स किया गया था, उस टाइम इनकी सैलरी को भी फिक्स किया गया। टेन्योर क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आपने देखा कि इनकी टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं की थी, वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी टर्म भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी तरह यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस रखी है, जैसे कि जो मैक्सिमम एज है फॉर अ जज ऑफ द हाई कोर्ट दैट 62, उसमें आपने 65 पढ़ा था, इसमें क्या है 62।
इसमें 62 अगर कोई भी क्वेश्चन इस रिगार्डिंग हो तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये रिजाइन भी कर सकता है अपने ऑफिस से। क्या कर सकता है? रिजाइन भी कर सकता है अपने ऑफिस से। और अगर इसको रिजाइन करना होगा तो रिजाइनेशन एड्रेस जो है वो किसको प्रेजेंट करना होगा? गवर्नर को नहीं, प्रेसिडेंट को करना होगा। प्रेसिडेंट को करना होगा। इतना ही नहीं, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट एड्रेस कर लेता, अगर पार्लियामेंट उसको रिकमेंड कर लेता प्रेसिडेंट को, किस चीज के लिए? फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज, फ्रॉम द रिमूवल ऑफ ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस, तो प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है। और दिस प्रोसेस रेफर्ड एज इम्पीचमेंट प्रोसेस। और ये प्रोसेस सेम है, ग्राउंड्स भी सेम है, जो मैंने कहाँ पे पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, क्या ग्राउंड्स है और क्या प्रोसीजर है। वही ग्राउंड्स, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी सेम ही है। वो ट्रांसफर यहाँ पर जो आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रांसफर नहीं किया जाता। ऑब्वियसली वहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट और है नहीं, कोई और सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं कि जिसको एक सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट का तक जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है, प्रोविजन है कि एक हाई कोर्ट से लेकर दूसरे हाई कोर्ट तक जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। और रिकूल कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन कैसे कर सकता है? ही हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ India. He has to consult the Chief Justice of India and also the Chief Justice of both the High Courts. उस हाई कोर्ट का के चीफ जस्टिस को भी इसको कंसल्ट करना है जहाँ से इसको ट्रांसफर करना है, और जिस हाई कोर्ट में इसको भेजना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस of the high court from where the judge is transferred and the chief justice of the high court to which the judge is transferred. यहाँ पर भी प्रोविजन है एक्टिंग चीफ जस्टिस का, जैसे मैंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है। अगर क्या होता है कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है, वो उसका ऑफिस, फॉर एग्जांपल उसका ऑफिस वैकेंट है, या वो टेम्पररी एब्सेंट है, या ही इज़ नॉट अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो इन वैसी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट किसी भी जज को, जो उस हाई कोर्ट का जज होगा, किसी भी जज उस हाई कोर्ट के किसी भी जज को क्या कर लेगा? अपॉइंट कर लेगा एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। और वो तब तक चीफ जस्टिस रहेगा जब तक ना उसका जो परमानेंट चीफ जस्टिस है, या ना उसको अपॉइंट किया जाए अगर ऑफिस वैकेंट है, अगर वो टेम्पररी एब्सेंट है, या वो ड्यूटीज़ ट्रांजैक्ट करने के एबल नहीं है, जब तक ये सिचुएशंस रिजॉल्व होती है तब तक वो क्या कर लेगा? एक्ट कर लेगा एज CJI। और जब ये एक्ट कर लेगा एज CJI नहीं, जब तक ये एक्ट कर लेगा एज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, तब तक इसकी पावर, सैलरी वो सेम ही रहेगी जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की रहती है। यहाँ पर भी एक प्रोविजन है एडिशनल एंड एक्टिंग जज का। यहाँ पर एक प्रोविजनल है एडिशनल एंड एक्टिंग जज का। वहाँ पे आपने एडहॉक जज पढ़ा था। यहाँ पे एडिशनल जज ये है कि अगर किसी हाई कोर्ट में क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है और उस वर्क या एरियर्स किसी हाई कोर्ट में इंक्रीज होते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन, लेकिन वो पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। किसी भी पर्सन को, उस पर्सन को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है एज एन एडिशनल जज, और वो पर्सन जज रह सकता है हाई कोर्ट का खाली 2 साल के लिए, 2 साल से ज़्यादा नहीं। और एक्टिंग जज कब? जब हाई कोर्ट का जज अवेलेबल नहीं होगा, जब हाई कोर्ट में कोई जज अवेलेबल नहीं है, या तो उस टाइम क्या ऑफिस वैकेंट है, या वो टेम्परेरी एब्सेंट है, या वो एबल नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करें, या क्या है कि या उसको उस हाई कोर्ट का क्या बनाया गया? चीफ जस्टिस बनाया गया। तो उस टाइम किसी भी पर्सन को एज ए एक्टिंग जज प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। और ये कब तक रहेगा? इसकी कोई टेन्योर नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 साल एडिशनल, इन केस ऑफ एडिशनल जज उसको 2 साल के रहना होगा। यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो तब तक रहेगा जब तक परमानेंट जज अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर लेगा, अपना ऑफिस रिज्यूम कर लेगा। यहाँ पर भी एक प्रोविजन है रिटायर्ड जज के लिए। एक प्रोविजन है किसके लिए? रिटायर्ड जज के लिए। जैसे कि वहाँ पर हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वो किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर रिअपॉइंटमेंट।
हाई कोर्ट में रीअपॉइंट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, नहीं, वो किसी और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो किसी और हाई कोर्ट का भी रिटायर्ड जज हो सकता है। लेकिन ये कब कर सकता है? एनी टाइम कर सकता है। और किस तरह से कर सकता है? इस चीज़ को करने के लिए पहले इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिसको ये प्रोसेस करनी है, उसको पहले कंसेंट प्रेसिडेंट का चाहिए और उस पर्सन का चाहिए, उस रिटायर्ड जज का चाहिए जिसको इसको क्या करना है, अपॉइंट करना है। एक चीज़ जो मैंने शायद यहाँ पे डिस्कस नहीं की कि जो स्ट्रेंथ होती है हाई कोर्ट की, वो फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं रखी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं रखी है। जो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कलोड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कलोड। इसलिए सिंपली इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है वो उस स्टेट के वर्कलोड के हिसाब से रहती है। तो आप किसी हाई कोर्ट में 10 जज मिलेंगे, किसी हाई कोर्ट में आपको 15, किसी में 20, किसी में 10 से भी कम। तो उस स्टेट में अब क्या वर्कलोड रहता है उस वाले हाई कोर्ट में, तो उसी हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन की जाती है। और ये पावर्स किसके पास है, कौन डिटरमाइन कर सकता है? पार्लियामेंट नहीं, ये प्रेसिडेंट कर सकता है। तो फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट क्या है? फंक्शंस भी सेम ही है। अभी तक आपने देखा, अगर स्ट्रक्चर देखा होगा, ये सेम ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का था, वहाँ पर उस टाइम मैंने अच्छे से एलाबरेट किया है। तो सेम ही यहाँ पर थोड़ी बहुत है ना माइनर डिफरेंसेस है। फंक्शंस भी इसके सेम ही है विद माइनर डिफरेंसेस। फंक्शन जो है इसके भी जैसे वहाँ पर ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पर भी इसके पास ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। और ये ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मैंने वहाँ पर समझा, ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है? ऑरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब वही वो एरिया होता है, वो मैटर्स होते हैं, वो इश्यूज होते हैं जिन मैटर्स को लेकर आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप उस मैटर को लेके डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय द वे ऑफ व्हील। अदरवाइज आप क्या करते हो, अगर आपको किसी इसके अलावा अगर कोई मैटर होगा, आप वो लेके डायरेक्टली ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना हाई कोर्ट जा सकते हो। आप उन मैटर्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तभी ले जा सकते हो जब आप किसी लोअर कोर्ट के अपील के अगेंस्ट जाओगे, अपील को लेके जाओगे, या उस जजमेंट अगर किसी लोअर कोर्ट का जजमेंट है उसके अगेंस्ट अपील करोगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो मैटर्स जिनको लेके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो without by the way of or through the way of appeal, and that jurisdiction is referred as original jurisdiction, or those matters or those powers are referred as the original powers of the Supreme Court. तो इसी तरह से और ओरिजिनल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो यह जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है मींस ये सुप्रीम कोर्ट की वो रेंज है, हाई कोर्ट की वो रेंज है जिसमें वो कोई भी मैटर जो इसमें फॉल करता हो उसको डायरेक्टली उसका केस ले सकता है। और ये क्या क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिखी है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर ये वाला मैटर है तो इसको हाई कोर्ट जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में एंटरटेन कर सकता है। एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किस चीज़ को कहते हैं? ये कंटेम्प्ट अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह डिफाइन नहीं है। अब एक्ट ने जो कंटेम्प्ट एक्ट है उसने इसको थोड़ा बहुत डिफाइन किया है, सिविल कंटेम्प्ट उसने बोला है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उसने बोला है। और सिंपली मैं इतना बोलूँगा कि जो कंटेम्प्ट होता है इट्स द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर और एनी जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अगर आप किसी कोर्ट के डिलिबरेटली उस कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर लेते हो, डिसओबे कर लेते हो, दैट्स द सिविल कंटेम्प्ट, दैट इज द सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होता है? अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इम्पीडमेंट्स कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को फेयरली रन नहीं करने देते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले हो, जो जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन होगी उन चीज़ों में कुछ ब्लॉकेज कर लेते हो, या सिस्टम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो, उनको क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। उनको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। और इन मैटर्स को रिलेटेड हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। या इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर होंगे, जब मतलब किस इलेक्शन के रिलेटेड, नॉट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो वो आपने कल ही देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो वाले पावर्स हैं। यहाँ पे अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो इलेक्शन पार्लियामेंट मेंबर्स के रिलेटेड होते हैं, या जो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के रिलेटेड होते हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट्स है तो इन मैटर्स पर भी जो हाई कोर्ट है उसके वो इन मैटर्स को कहाँ पर किस में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में एंटरटेन कर सकता है। ऐसे अगर रेवेन्यू मैटर्स हैं
अगर रेवेन्यू मैटर्स अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उनको भी अंडर अर्जेंट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। सिमिलरली एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी बंदा कोई भी इंडिविजुअल कहाँ जा सकता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये कुछ एरियाज है, ये कुछ डायमेंशंस है, कुछ मैटर्स है और कुछ इश्यूज है जिन पर हाई कोर्ट क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंजॉय करता है। और सेकंड इज रिट जुरिस्डिक्शन। तो जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, वो रिट इशू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसके पास भी वो ओरिजिनल पावर्स है। उसी तरह से हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल पावर्स है, वो भी रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो हाई कोर्ट के पावर्स है रिट जुरिडिक्शन, ये थोड़ा बहुत वाइड है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकता है। हाई कोर्ट किस चीज़ के लिए, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, और बाकी मैटर्स के लिए भी, अदर मैटर्स के लिए भी ये रिट्स इशू कर सकता है। अदर मैटर्स दे मे इंक्लूड द लीगल राइट्स, ऑर्डिनरी राइट्स, लीगल राइट्स जिनको ऑर्डिनरी राइट्स कहते हैं, तो उनके लिए भी रिट क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। कोर्ट हाई कोर्ट और वेदर इट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशूज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, जो मैंने कल भी बोले, जैसे habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari एंड क्यू वारंटू। ये कुछ रिट्स है जो ये इशू कर लेते हैं। ये भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। न सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, न ही हाई कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट इज द एपीलेट जुरिडिक्शन। मैंने कल भी बोला था, जैसे मैंने बोला था नेशनल लेवल पे अगर हम देखेंगे, एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट इज द एपीलेट कोर्ट, जहां पर आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। वैसे स्टेट में हाई कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में अगर कोई हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो हाई कोर्ट है। तो इसके पास जो है एपीलेट जुरिडिक्शन है, ये तो सिविल मैटर्स में भी है और क्रिमिनल मैटर्स में भी है। और सिविल मैटर्स में आपको दो तरह के अपील्स दिखेंगे। फर्स्ट ये है कि you can appeal in a high court against the orders, judgments of a district, additional and other subordinate courts directly in the Supreme Court on both the questions। मैंने यहाँ पे लिखा है orders, judgments that an appeal against the or from the orders or against the orders, judgments of a district, additional and other subordinate courts lies directly to the high court on both question of law and fact। That means जो lower court होगा, चाहे वो district court है, चाहे वो additional district court है, चाहे वो कोई subordinate court है इस स्टेट में, उसमें जो भी जजमेंट्स दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उन जजमेंट्स के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट है, उन जजमेंट्स के अगेंस्ट अपील डायरेक्टली लाई करती है हाई कोर्ट में। उस स्टेट के कंसर्न हाई कोर्ट होगा, उसमें कब, अगर उस जजमेंट में क्या इन्वॉल्व होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये तो फर्स्ट वन है। सेकंड कौन सी अपील, तो इन्हीं जजमेंट्स के खिलाफ, दैट मीन्स इन्हीं कोर्ट्स के जजमेंट के खिलाफ अपील हाई कोर्ट पे लाई करती है। आप अपील हाई कोर्ट में कर सकते हो सेकंड अपील में ओनली when the judgment involves the question of law, when the case involves the question of law। फर्स्ट में क्या था, क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल एज फैक्ट। सेकंड में खाली डिफरेंस ये है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है, फैक्ट नहीं है। ये दो तरह के अपील्स हैं जो सिविल मैटर्स में क्या करता है, कौन एंटरटेन करते, दो तरह के अपील्स जो हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकता है इन केस ऑफ सिविल मैटर्स। एंड सेकंड जो कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास, जो कि कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास के हाई कोर्ट जो है उनके पास एक प्रोविजन है इंट्रा हाई कोर्ट अपील। दैट मीन्स वो अपने कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं। अगर कोई केस सिंगल बेंच ने डिसाइड किया, वो सिंगल बेंच के खिलाफ, उस सिंगल बेंच के डिसीजन के खिलाफ डबल डिवीजन बेंच को क्या कर सकते हैं, डिवीजन बेंच पे अपील कर सकते हैं। ये खाली इन्हीं के पास है, इन्हीं 3 कोर्ट्स के पास ये वाला पावर है। और उसके अलावा कि जो कोई जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट कैन आल्सो हियर द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स working or functioning within the territory of that state, within the territorial jurisdiction of that high court।
अगर जिस जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अगर एक कॉमन हाई कोर्ट है वैसे इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हाई कोर्ट हैविंग ऑफ ए सिंगल स्टेट। तो जो इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं या बाकी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके डिसीजंस के अगेंस्ट जो अपील हाई कोर्ट उनके डिसीजंस के अगेंस्ट हाई कोर्ट अपील एंटरटेन कर सकता है। लेकिन इस टाइम वो सिंगल बेंच नहीं, डेफिनेटली अपील विल लाई अपॉन द डबल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट और डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। और सेकंड जो पावर्स है हाई कोर्ट के पास, दे आर द सुपरवाइजरी पावर्स। इसको सुपरवाइजरी पावर्स दिए गए हैं, दैट मीन्स पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इन द जुरिडिक्शन, इन इट्स जुरिडिक्शन। जो इसकी जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उसमें जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनको सुपरिंटेंडेंट करने के लिए किसको पावर्स दिए गए? हाई कोर्ट को पावर्स दिए गए। It also controls the subordinate courts. That means administrative control ही प्रोवाइड कर लेता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है लोअर कोर्ट्स पे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहता है लोअर कोर्ट्स पे। फॉर एग्जांपल जहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना होगा, उनको प्रमोट करना होगा, या जो बाकी चीज़ों को डिसाइड करना होगा, उस टाइम गवर्नर हाई कोर्ट को कंसल्ट करता है। या अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशल मेंबर्स अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस, या उनकी ट्रांसफ़र अगर होगी, उनकी सैलरी के रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो उस टाइम पे हाई कोर्ट को गवर्नर क्या कर लेता है? कंसल्ट कर लेता है। या इसके आर्डर्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं उन तमाम ट्राइब्यूनल्स पर, उन तमाम लोअर कोर्ट्स पर जो स्टेट में एग्जिस्ट हैं या इस स्टेट में फंक्शन कर लेते हैं। And it's also referred as court of record. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपको मैंने पहले कल भी बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट को हमने पढ़ा, डिस्कस किया, उस टाइम भी मैंने बोला कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हाई कोर्ट के आर्डर्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और बाद में वो फ्यूचर में उनको एज ए लीगल प्रेसिडेंट्स और एज ए लीगल रेफरेंसेस यूज़ किया जाता है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर भी मिला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मैंने अभी बोला कि क्या होता है, इसमें हाई कोर्ट किसी शख्स को 6 मंथ्स के लिए क्या कर सकता है? इम्प्रिजन कर सकता है। 2000 फाइन जो इनके साथ सुप्रीम कोर्ट है, शायद सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ मैंने नहीं बोला कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ही उसी जुरिस्डिक्शन के अंडर ये वाला कंटेम्प्ट मैटर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। हाँ, ये ओरिजिनल मैटर्स हैं, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल जुरिडिक्शन किया, लेकिन इसमें भी आ जाता है, किसमें? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में भी आ जाता है कि ये उस शख्स को क्या कर सकता है? पुनिश कर सकता है। पुनिश क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इम्प्रिजनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की है, दैट इज़ फॉर 6 मंथ्स, और जो फाइन है दैट इज़ 2000। और नेक्स्ट इज़ द जुडिशल रिव्यू। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लॉज को रिव्यू कर लेता है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी कर लेता है। एंड ये प्रोसीजर जुरिस्डिक्शन इनकी सेम ही है, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो नेशनल लेजिस्लेचर ने लॉ बनाई हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाई हो, वो इनको ये हाई कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट्स भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चेक कर लेता है। अगर उन्हें लगा कि नहीं दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स दे आर अल्ट्रा वेरीज, तो वो क्या कर सकते हैं? उस लॉ को क्या डिक्लेयर करेंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे या नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। ये कुछ जुडिशियल फंक्शंस, ये कुछ फंक्शंस थे जो हाई कोर्ट परफॉर्म कर लेता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछिएगा। थैंक यू।